Yes, good morning, students. I am the assistant professor at Regional College of Pharmacy. So today we are going to study D.Pharm Part 1 में फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के अंदर यूनिट ऑपरेशंस। यूनिट ऑपरेशंस क्या होते हैं, यूनिट ऑपरेशंस किस लिए यूज़ किए जाते हैं और यूनिट ऑपरेशन के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जस्ट लाइक कि हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ने से पहले हम बेसिक्स जानते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में जैसे बताया था कि क्या क्या हम अभी तक फार्मास्यूटिकल एड्स पढ़ते आए हैं, प्रिजर्वेटिव्स पढ़ते आए हैं, एक्सिपिएंट्स पढ़ते आए हैं और उसके साथ साथ में काफ़ी टेक्निक्स भी हमने देखी हैं। फार्मास्यूटिक्स है क्या वो हमने जाना है। फिर उसके बाद में फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, कलरिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो उसी तरीके से यूनिट ऑपरेशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फार्मास्यूटिक्स का, जो हमें प्रोडक्शन से पहले हमें जानना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं और यूनिट ऑपरेशन के अंदर में क्या आता है। यूनिट ऑपरेशन बेसिकली नाम से डिफाइन नहीं हो रहा है, लेकिन यूनिट ऑपरेशन फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑपरेशन। इट मीन्स we have to change the physical state of any material, of raw material or any API which is active pharmaceutical ingredient without applying any chemical reaction or any procedure which defines any chemicals. So हमें क्या करना है, physical state change करनी है, one state to secondary state. Just like कि if we have sugar crystal, we can साइज रिडक्शन करेंगे इसका, ठीक है, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर में टूट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में हम इसका साइज सेपरेट करेंगे जिससे कि ये डिफरेंट स्मॉल और लार्ज पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज में हो जाएगा। तो एक स्टेट से हमने दूसरी स्टेट के ऊपर में हम उसको प्रोडक्ट को लेके गए, लेकिन इसके अंदर में हमने कहीं पे भी किसी केमिकल का यूज नहीं किया है। सो दिस इज द यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन के अंदर में अब इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी मिलिंग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर में सबसे पहले देखने को मिलता है साइज रिडक्शन। इसको हम मिलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। साइज रिडक्शन as the name indicates reducing size means larger particles को smaller particles में convert करना। As the name defines larger, I just write it down in a very large font, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, smaller, तो it means ये रिमाइंड करने के लिए इजी रहेगा। जैसे कि पहले हमने लार्जर यूज किया, उसको हमने बड़े वर्ड्स के अंदर में डिफाइन किया, फिर हमने स्मॉलर लिखा छोटे वर्ड्स के अंदर में, ठीक है। अब एग्जांपल लार्जर टू स्मॉल। ना इसके अंदर में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, साइज रिड्यूस कैसे कैसे किया जाता है। साइज रिड्यूस किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स लगा के, जिससे कि इम्पैक्ट जनरेट करके, ठीक है। सेकेंड आता है कंप्रेस करके, फिर उसको आता है क्रश करके, ग्राइंड करके, कट करके। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके भी हाफ में हमारी जो मिलिंग मशीन्स हैं वो बनी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ गया, इम्पैक्ट, सेकंड है अट्रिशन, थर्ड वन इज क्रशिंग, फोर्थ वन इज ग्राइंडिंग एंड वन मोर इज कटिंग। अभी हमने अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर में, इन द नॉर्मल डे टू डे लाइफ, वी जस्ट यूज दीज मशीन्स मैनुअली, ओके। जस्ट लाइक वी हैव टू से वी हैव टू क्रश सम पेपर, ओके, ब्लैक पेपर। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट टेक अ मोटर पेस्टल, ओके, a container with a having impact, we just pound the pepper, और तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं, ब्लैक पेपर्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर में टूट जाएंगी, ठीक है। तो वैसे ही हमने क्रश किया, ग्राइंड करना मीन्स उसको
कंटिन्यू चर्निंग प्रोसेस के अंदर में उसको ग्राइंड करते हुए, पीसते हुए, उसको घुमाते हुए उसको पीसते रहना। ठीक है। कटिंग डेली डे टू डे लाइफ के अंदर में मिक्सी ब्लेंडर्स यूज होते हैं, उनके अंदर में शार्प ब्लेड्स होती हैं। अगर उन्हीं को हम एक टेक्निकली एक क्या बोलते हैं इंडस्ट्री लेवल पे लेके जाते हैं, तो उसके अंदर में वो कटिंग ब्लेड्स हम रॉ मटेरियल्स के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी भी वेट हर्ब्स हो गई, उनको ग्राइंड करना, जस्ट लाइक कि कोरिएंडर लीव्स, है ना। तो इस तरीके से हम ग्राइंडिंग करते हैं, सॉरी कटिंग करते हैं। इम्पैक्ट क्या आता है? इम्पैक्ट अगर हमने नहीं भी किया है तो हमने कहीं ना कहीं देखा है लकड़ी को काटना। ठीक है। लकड़ी को हम काटते हैं कैसे? हैमर से। हैमर से क्या करते हैं, लकड़ी स्टेशनरी फेज में होती है और हैमर से हम फोर्सफुली उसके ऊपर में एक इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, जिससे कि वो लकड़ी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सो वो इम्पैक्ट जनरेट करना हुआ। अब इनसे रिलेटेड बेसिक प्रिंसिपल को देखते हुए अब हमारे जो क्या बोलते हैं, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, न्यू टेक्निक इनको डिस्कवर किया और इनको एक मशीन की फॉर्म दे दी गई। ठीक है। अब क्या आता है इसमें? पहला आता है हमारे पास में डिफरेंट टाइप की मिल्स आती है। अब डिफरेंट टाइप की मिल्स के अंदर में पहली मिल कौन सी है हमारे पास में? अभी हमने बात की हैमर की, तो पहले देखते हैं हम हैमर मिल। अब हैमर मिल क्या है? देयर आर 6 to 8 perpendicular hammers that are attached to a shaft सिमिलरली इस टाइप का मैकेनिज्म होता है हैमर मिल का। किस बेसिस पे काम करती है? ये काम करती है इम्पैक्ट के ऊपर में। अब ये जो हैमर्स है ये इधर से उधर अपने फेस पे मूव कर सकते हैं। ठीक है। अब हम रोटेशन देंगे इसको मिनिमम 5000 से 7000 RPM का। तो क्या होगा, कंटिन्यू ये हैमर्स हैं तेज तेज रोटेट करना शुरू करेंगे और यहाँ से हम फीड इनपुट करेंगे। तो फीड क्या होगी, यहाँ से रोटेट करती हुई आगे हैमर से टकराती हुई क्रश होती हुई नीचे इकट्ठा हो जाएगी हमारे पास में स्मॉलर साइज के अंदर में। जैसे कि यहाँ पे मैंने बेंटोनाइट डाला, ठीक है, कोई भी सॉल्ट्स डाले, क्रिस्टल्स डाले, तो वो स्मॉल साइज के अंदर में टूट जाएंगे। ठीक। तो ये है हैमर का काम। ये है एक बेसिक कंस्ट्रक्शन जो हैमर जिस तरीके से बना हुआ होता है। यहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ होता है, ये रोटेट करता है और ये हैमर्स को फिर मूव कराता है। इसके साथ में पार्टिकल्स टकराएंगे और फिर वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके नीचे गिर जाएंगे। एडवांटेज क्या हुआ इसका? साइज रिड्यूस हो गया। ठीक है। लो एनर्जी यूज हुई और क्या बोलते हैं, फाइन पार्टिकल्स मिल गए। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हुआ कि हमें इसके कुछ बेनिफिट्स मिले। जो हम मैन पावर यूज कर रहे थे तो उससे इसका बेनिफिट मिला। अब ये तो हो गई इसकी मेरिट्स। अब इसकी डीमेरिट्स क्या हुई बोले तो डिसएडवांटेजेस क्या हुए? डिसएडवांटेजेस ये हुआ, जब मशीन चलेगी कंटिन्यू तो वो क्या करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि कुछ मेटल है वो खराब हो सकते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक कि अब मैं डालूं इसमें क्ले है, उसमें ह्यूमिडिटी होती है। अब मैंने इसमें क्ले को डाला तो हीट जनरेट होने की वजह से जो ह्यूमिडिटी है वो एक्वस फॉर्म में आएगी और जिससे कि वो हैमर के साथ में चिपक जाएगी। ज़्यादा फीड करने से ये चॉक हो सकता है। ठीक है, घूमेगा नहीं। तो इस तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और इसके साथ में सेकंड जो हमारी मिल आती है वो आती है हमारी बॉल मिल, जिसमें क्या होता है
सिलेंड्रिकल, हमारे पास में एक सिलेंडर को होता है, वेसल होता है, जिसके अंदर में मेटल की बॉल्स डली हुई होती हैं। हम मेटल की बॉल्स क्या करती हैं, हम इसको एक रोटेशन पे मूव कराएंगे। अब ये इसका ट्रांस व्यू है, हम इसका फ्रंट अगर अपर व्यू देखेंगे तो इसके अंदर में आएगा कुछ ऐसा व्यू। अब ये 3 स्पीड के ऊपर में इसकी 3 फ्रीक्वेंसीज दिखाई गई है, ठीक है। फर्स्ट है जो बहुत लो स्पीड के ऊपर में है। अब ये जो सिलेंडर घूम रहा है, अगर हम इसकी बहुत ही लो स्पीड रखेंगे तो ये स्लाइड करता हुआ आएगा, तो जिसके अंदर में फोर्स जनरेट नहीं होगी, जिससे कि मटेरियल क्रश नहीं होगा। सेकंड है हाई स्पीड, जिसके अंदर में क्या बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सारी बॉल्स साइड में हो जाएंगी और बीच में मटेरियल हमारा क्रश नहीं हो पाएगा। तो जो एग्जैक्ट स्पीड है वो क्या है, इसकी मीडियम स्पीड है, जिसके अंदर में ये कैस्केड करते हुए बॉल्स स्लाइड करते हुए थोड़ी हाई स्पीड के अंदर में फ्रीक्वेंसी के साथ में एक फ्रिक्शन जनरेट करेंगे और जिससे कि बॉल्स इसके अंदर में घूमते हुए क्रश करेगी चीज़ों को। अब में सही डायरेक्शन के काम आएगा, वेट चीज़ों को भी कर सकते हैं, इजी कन्वीनियंट है, स्मॉल स्पेस लेता है, ठीक है, उसके लिए, और फिर इजी इसको वॉश भी कर सकते हैं और लेस एनर्जी कंज्यूम करता है दैन द हैंड वेल। तो ये इसके कुछ बेनिफिट और ये हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे साइन सेपरेशन और आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।